जब एक बहू अपनी माँ की बातों में आकर सास ससुर को हल्के में लेती है तो सास ने कैसे पलटवार किया। सीमा बिटिया, उस घर में तू जरा चालाक रहना, समझदारी से काम लेना। तेरी सासू माँ बहुत चालाक है। अपनी चालाकी से उसने दामाद जी को और तेरे ससुर जी को किस तरह से अपने बस में किया हुआ है। ऐसा ही चलता रहा तो तू उस घर में एक नौकरानी बनकर रह जाएगी और तेरी सासू माँ उस घर में रानी बनकर राज करती रहेगी। सीमा की माँ इस तरह से फोन पर सीमा को समझा रही थी। तभी बाहर से आवाज आई, बहू, बाथरूम में रखे हुए 2-3 दिन से कपड़े खराब हो रहे हैं, तुम कपड़ों को बाहर सूखने में डाल दो। सीमा अपनी सासू माँ की यह बातें सुनकर गुस्से से बोली, माँ जी, जब देखो आप आवाज लगाती रहती हो, मुझे सिर्फ काम के अलावा और दूसरे के लिए आवाज नहीं देती। यह काम कर दो, वह काम कर दो, मेरे ही कपड़े पड़े हुए हैं, आपके तो नहीं है ना। वो होने दो, खराब हो जाएंगे तो मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं डाल दूंगी। सीमा बड़बड़ाते हुए बाहर निकली और बाथरूम की तरफ गई। एक एक करके कपड़ों को बाल्टी में भरने लगी और फिर बाहर ले जाकर कपड़ों को सूखने में डाल दिया। जब वह कमरे की तरफ गई तो उसे फिर से फोन की घंटी सुनाई दी। वह अंदर कमरे में गई, देखा तो उसकी माँ का ही फोन बज रहा था। उसने फोन उठाया, तभी सामने से माँ बोली, क्या हुआ सीमा, तुम फोन काटकर अचानक से बाहर क्यों चली गई थी। तब उसने कहा, अरे मम्मी, क्या बताऊं, मेरी सासू माँ जब देखो मेरे हाथ में फोन देखती हैं तो कुछ न कुछ काम उनको निकल ही जाता है। अभी बाथरूम में कपड़े पड़े थे तो उसके लिए बोल रही थी कि जाकर बाहर सुखा दो। ये हर वक्त मुझे काम 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 बोलती रहती है। तब सीमा की माँ बोली, इसीलिए तो मैं तुझे समझाती हूँ, तू मेरी बात समझती ही नहीं कि तू उस घर में सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह जाएगी। तू अलग क्यों नहीं हो जाती अपने सास ससुर से। अलग हो जा, दामाद जी को समझा कि वो तुझे लेकर अलग हो जाए या सास ससुर को कहीं और शिफ्ट कर दे। इस तरीके से हर रोज सीमा की माँ सीमा को भड़काया करती थी। सीमा की माँ ने कभी यह नहीं समझाया कि बेटी, तू अपने ससुराल में है तो अपने सास ससुर की इज्जत कर, अपने सास ससुर का मान सम्मान दे, अपने घर के कामों में हाथ बटा। वैसे भी सीमा की सास कभी बैठती नहीं थी, पूरा दिन घर का काम करती रहती थी। लेकिन यह बात उसकी माँ और सीमा को कोई फर्क नहीं पड़ती थी कि उसकी सास भी काम करती है। वे तो हमेशा अपनी बेटी को भड़काती थी और उसे एक भी अच्छे संस्कार नहीं देती थी। अपनी माँ की बातों में आकर सीमा भी अपनी सास को परेशान किया करती थी। आए दिन बातों का जवाब देती थी, जो मुंह में आता था वह अपने सास को बोल दिया करती थी। सीमा कि सास सावित्री अपनी बहू से ज्यादा जुबान नहीं लड़ाती थी। उन्हें लगता था कि अगर मैं झगड़ा करूंगी तो घर में मुसीबत पैदा होगी, मेरे पति और बेटा चेतन परेशान हो जाएगा, मेरे बेटे का घर उजड़ जाएगा। ऐसा सोचकर सावित्री चुप रहा करती थी। एक दिन तो हद हो गई जब सीमा की माँ ने सीमा को समझाते हुए कहा, अच्छा, तो यह बता कि दामाद जी पैसे लाते हैं, वो पैसे किसको देते हैं जो उनके वेतन मिलती है, वो तेरे हाथ में देते हैं या अपनी माँ के हाथ में। तब सीमा कहने लगी, कहाँ मम्मी, मुझे तो बस थोड़े खर्च के लिए ही पैसे देते हैं और सारी वेतन ले जाकर अपनी माँ के हाथों में देते हैं। कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बड़ी तकलीफें झेली है, उसने अपने सारे सपने मार दिए। सीमा की माँ इतनी बातें सुनते ही कहने लगी, सीमा, तेरे साथ तो उस घर में बड़ा अन्याय हो रहा है। तेरे पति की कमाई में सिर्फ और सिर्फ तेरा अधिकार है। तेरे ससुर जो कमाते हैं वो तो सावित्री को देते हैं, फिर भी तेरी सास को खुशी नहीं मिलती जो अपने बेटे की भी सारी वेतन हड़प लेती है। इस तरह से सीमा की माँ सीमा को भड़काती रही। सीमा फोन रखते ही अलग ही मूड में थी, गुस्से से उसका सिर चढ़ा हुआ था। उसने आज कमरे में सारा सामान इधर उधर फैलाकर बैठी हुई थी, बाल बिखरे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने खाना नहीं दिया, मारा पीटा हो। इस तरह से हालात बनाकर वह कमरे में बैठी थी। चेतन आते ही पूछने लगा, अरे तुमने ये कमरे का क्या हाल बना के रखा है, क्या हुआ, आज फिर माँ से झगड़ा कर ली हो क्या। तब सीमा कहने लगी, हाँ, रोज मैं ही झगड़ा करती हूँ, सारी गलती मेरी ही है, पूरा दिन घर का काम करती हूँ, उसके बाद भी आपकी माँ का मुंह शांत नहीं रहता, कभी भी मुझे 2 मिनट शांति से बैठने को नहीं मिलता। आपकी माँ पूरा दिन मेरे ऊपर चिल्लाती रहती है, बहुत हो गया,
चेतन, अपने माता पिता को कहीं और शिफ्ट करो या मुझे कहीं और लेकर चलो, नहीं तो मुझे मेरे मायके छोड़ दो। मैं अब ज्यादा नहीं सह सकती। चेतन अपनी माँ का बहुत ही लाडला था, अपनी माँ की इज्जत करता था, लेकिन अपनी पत्नी की बातों में आकर बोला, ठीक है, तुम शांत हो जाओ, हम लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, माता पिता को यहीं पर रहने देते हैं। इस तरह की बातें सुनकर सीमा दिल ही दिल में बहुत खुश हो गई। उसे अपने सपने पूरे होते हुए नजर आने लगे। चेतन सुबह उठकर बाहर चला गया और जब तक वह वापस आया उसके पिताजी काम पर जा चुके थे। उसने माँ से कहा, मैं कहीं और शिफ्ट होने जा रहा हूँ, मैंने रूम देख लिया है और हम अपना सामान लेकर जा रहे हैं। माँ को इस बात का अंदाजा पहले से ही था, इसलिए माँ को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। माँ कहने लगी, बेटा, तेरी जैसी मर्जी, अब तू बच्चा नहीं रहा, तू अपना भला बुरा सोच सकता है। तुझे जो भी जरूरत की चीज चाहिए तू यहाँ से उठा ले, यह सब कुछ तेरा ही तो है, मैं लेकर कहाँ जाने वाली हूँ। इस तरह से सावित्री अपने बेटे से बोलते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उनके दिल का दर्द उनकी आंखों में झलक आया। वह कमरे में जाकर बैठ गई और इधर चेतन और उसकी पत्नी अपना सारा सामान उठाकर ट्रक में भेजने लगे। ट्रक भर गया, उसके बाद वे दोनों ट्रक के पीछे अपनी कार में बैठकर चल दिए। सावित्री इधर घर में अकेली रह गई। तभी पति भी काम पर गए हुए थे। सावित्री इधर उधर देखकर बहुत दुखी हो रही थी। घर में चारों तरफ देख रही थी। उन्हें लग रहा था कि कल तक मेरी बहू यहाँ सामान था, कल तक मेरे बेटे की यहाँ फोटो थी। इन बातों को याद करके वह बहुत ज्यादा रो रही थी। उनका दिल बहुत दुखी हो रहा था। इस तरह से उन्होंने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं और अपने कमरे में जाकर पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। शाम हुई तो केशव जी घर आए और आते ही उन्होंने आवाज दी, कोई है घर पर? घर इतना खाली खाली और सोना क्यों लग रहा है? जब कोई आवाज नहीं आई तब केशव जी अपने कमरे में गए। देखा कि चेतन की माँ पड़ी हुई थी। उन्होंने देखा कि उन्हें तेज बुखार था। वे बोले, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और घर इतना खाली क्यों है? बेटा अभी तक आया नहीं क्या? बहू कहाँ है? तब सावित्री उठकर बैठते हुए बोली, कुछ नहीं जी, आप ज्यादा चिंता मत करना, बेटा दूसरी जगह रहने गया है, बहू के कहने पर गया है, थोड़े दिन रहेगा फिर वापस चला आएगा, आप चिंता मत करना। सावित्री अपने दर्द को छुपाते हुए इस तरह से अपने पति केशव जी से कहती है और उठकर खड़ी हो जाती है। बोलती है, चलिए मैं कुछ खाने को बना देती हूँ। तब केशव जी बोले, नहीं, तुम्हें अभी बुखार है, पहले तुम बुखार की दवाइयाँ ले लो, तुम्हारा शरीर थोड़ा ठीक हो जाएगा, तुमको आराम लगेगा, उसके बाद हम कुछ हल्का सा बना के खा लेंगे। सावित्री ने दवाई ली, उनका थोड़ा बुखार उतरा। तब उन दोनों ने थोड़ा सा हल्का खाना बनाया। केशव जी ने भी उनकी मदद की। इस तरह से दोनों धीरे धीरे अपना जीवन यापन करने लगे। कुछ ही दिनों बाद दिवाली आई। सबके घर में दिवाली की धूमधाम से तैयारी हो रही थी, लेकिन सावित्री जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि दिवाली किस तरीके से मनाए। उनके घर की लक्ष्मी तो चली गई थी और उनका बेटा भी नहीं था। वे किसके साथ दिवाली मनाएं? क्या करें? दिन भर उन्होंने कुछ किया नहीं। जब शाम हुई तो एक दीपक जलाकर आंगन में रख दिया। रीति रिवाज को उन्होंने छोड़ा नहीं। रिवाज पूरा करने के लिए एक दिया जला दिया। इस तरह 3-4 दिन बीते। दिवाली के कुछ ही दिन बीते हुए थे कि उन्हें एक अज्ञात महिला का फोन आया। वह कहने लगी, आप दादी बनने वाली हैं। तब सावित्री जी बोली, आप कौन बोल रही हैं? कहाँ से बोल रही हैं? पहले अपना परिचय दीजिए। तब उन्होंने कहा, जहाँ आपका बेटा और आपकी बहू रहते हैं, मैं उस मकान की मालकिन बोल रही हूँ। आपका बेटा किसी काम से बाहर गया हुआ है। चेतन इंजीनियर था। जिस कंपनी में वह काम करता था, वह कंपनी उसे अक्सर ऑफिस के काम से ही देश विदेश भेजा करती थी। यह बातें चेतन की माँ को अच्छी तरह से पता थी। सावित्री जी ने कहा, आप जल्दी से अस्पताल का पता बताइए, किस अस्पताल में मेरी बहू एडमिट है। तब वह मकान मालकिन बोली, आपकी बहू आशीर्वाद हॉस्पिटल में है, हम सब साथ में ही हैं, आप जल्दी से अस्पताल आ जाइए। यह बातें सुनकर सावित्री जी ने जल्दी से जरूरत की चीजें एक बैग में भरी और कुछ पैसे अपने पति की अलमारी से निकालकर ऑटो में बैठकर आशीर्वाद हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उन्होंने एक सिस्टर से पूछा, यहाँ पर मेरी बहू एडमिट है, मेरे बेटे का नाम चेतन है, कृपया बताइए कि मेरी बहू कहाँ है। चेतन का नाम सुनते ही मकान मालकिन भी वहां पर आ गई और बोली, आप चेतन की माँ है क्या?
तब सावित्री जी बोली, हाँ, उन्होंने कहा मैंने ही आपको फोन किया था। चलिए मैं बताती हूँ कि आपकी बहू कहाँ है। इतना कहकर वह सावित्री जी को लेकर गई और कहने लगी, वो जो सामने ऑपरेशन थिएटर दिख रहा है, वहां पर आपकी बहू को ले जाया गया है। उन दोनों की बातें हो ही रही थी कि अंदर से एक नर्स आई और कहने लगी, सीमा के साथ कौन है? क्या उसका कोई रिश्तेदार है? तब सीमा की सास सिस्टर की तरफ बढ़ते हुए बोली, हाँ मैं हूँ, मैं सीमा की सास हूँ, बताइए क्या करना है। तब नर्स ने कहा, पेशेंट का जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना है। ये पेपर है जिन पर साइन करना होगा और कुछ पैसे जमा करने होंगे। आप पहले साइन कर दीजिए, फिर पैसे जमा करवा दीजिए। तब सीमा की सास कहने लगी, देखिए मेरे पास अभी थोड़े ही पैसे हैं, ये पैसे मैं जमा करवा रही हूँ, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं जल्द ही बाकी पैसे मंगवाकर आपको देती हूँ। इस तरह से सावित्री जी ने पेपर पर साइन किया और कुछ पैसे भी जमा करवाए। फिर उन्होंने अपने पति केशव जी को फोन किया और कहा, यहाँ ऐसी स्थिति है, आप जल्दी से अस्पताल आ जाइए और पैसे भी लेकर आइए। थोड़ी ही देर में केशव जी बाकी के पैसे लेकर अस्पताल पहुंच गए। थोड़ा ही समय बीता था कि ऑपरेशन पूरा हो गया। कुछ ही समय बाद एक नर्स बाहर आई और बोली, बधाई हो, आपकी बहू को बेटी हुई है। सावित्री जी बहुत खुश थी, वे बाहर बैठी हुई थी। कुछ समय बाद नर्स ने बच्ची को बाहर लाकर सावित्री जी को दिखाया। सावित्री जी ने बच्ची को देखकर बहुत खुशी महसूस की और अपने पति केशव जी की तरफ इशारा किया। तब उनके पति ने 500 का नोट निकालकर नर्स के हाथ में रखते हुए कहा, यह मेरी तरफ से मिठाई के लिए है, आप सब मिठाइयाँ मंगवाइए और अपना मुंह मीठा कीजिए। इस तरह से नर्स ने बच्ची को दिखाया और अंदर लेकर चली गई। वहीं पर सावित्री जी और उनके पति दोनों बैठे रहे। कुछ ही समय बाद ऑपरेशन रूम से सीमा को भी बाहर ले जाया गया। सावित्री जी ने देखा कि सीमा बेहोश थी और उसके साथ में बच्ची को भी लेकर जा रहे थे। उन्हें एक वार्ड में ले जाया गया और माँ बेटी दोनों को वहां लिटा दिया गया। तब सावित्री जी बोली, नर्स, क्या हम दोनों लोग अपनी बहू से मिल सकते हैं? नर्स बोली, ठीक है, अभी आप उन्हें हाथ मत लगाइए, हिलाइए डुलाइए मत, जब उन्हें होश आएगा तभी उनसे बात होगी। हाँ, आप लोग बच्ची को देख सकते हैं। इतना सुनकर सावित्री जी वहां गई और अपनी बहू के पास ही उनके होश आने का वेट करती रही। बैठी रही, वह कभी उसके सिर पर हाथ रखती तो कभी बालों को संभालती, कभी बच्ची के सिर पर हाथ फेरती। सावित्री जी बहुत खुश थी। इसी तरह से सारी रात भी बीत गई और केशव जी बाहर बैठे हुए थे। वह भी बार बार आकर यही पूछते थे, बहू को होश आया क्या? जब सुबह होने को आई तो 1-2 घंटे बाद बहू को होश आया। तब उसने देखा कि उसकी सासू माँ पास में ही बैठी है। सीमा को होश आते देख सावित्री जी बोली, हाँ हाँ, तुम उठना मत, तुम्हें अभी उठना और बोलना मना है। तभी कुछ नर्सें आई और दर्द का इंजेक्शन वगैरह दिया। जो भी वहां के नियम थे उन्होंने पूरे किए। सीमा लेटी हुई थी, ऑपरेशन का दर्द हो रहा होगा, वह लेटी रही और सासू माँ बच्ची के पास बैठी रही। इस तरह सुबह हो गई। केशव जी अंदर आए और बोले, तुम जाओ घर पर, तुम कल रात से कुछ खाई भी नहीं हो, तुमने मुंह में पानी भी नहीं डाला है। मैं यहाँ बहू के पास बैठता हूँ और ध्यान रखता हूँ, तुम जाओ, अपने लिए और बहू के लिए भी कुछ थोड़ा सा खाना लेकर आना। केशव जी के कहने पर सावित्री जी उन्हें कुछ बातें समझाकर चली गई और केशव जी भी बाहर चले गए। तभी वहीं दूसरे बेड पर एक और महिला पड़ी थी। उसने कहा, ये जो अभी घर गई, क्या ये आपकी माँ है? सीमा ने कहा, नहीं, ये मेरे सास ससुर है। महिला बोली, आपकी सास है? हो ही नहीं सकता, क्या ऐसी भी सास होती है? यह औरत सारी रात आपके सिर के पास ही बैठी रही, कभी आपके पैर सहलाती, कभी सिर, कभी बालों में हाथ फेरती थी तो कभी बच्चे को संभालती थी। ऐसा लग रहा था कि आपकी माँ है। इतना तो एक माँ भी नहीं करती जितना आपकी सास कर रही थी। सारी रात इस औरत ने आंख तक नहीं बंद की, पलक तक नहीं झपकाई। ऐसी सास अगर दुनिया में और भी हो तो किसी बहू को कोई तकलीफ ही ना हो। लगता है आप बड़ी नसीब वाली हैं जो भगवान ने आपको ऐसी सास दी है। वह औरत इतना कह ही रही थी कि तभी सीमा के ससुर हाथ में चाय लिए अंदर आए और बोले, बेटा चाय पी ले,
इतनी बातें सुनकर सीमा अपने दिल से बहुत दुखी हुई और अपने आप को बहुत दोषी महसूस करने लगी। वह सोचने लगी कि मेरे इतना करने के बाद भी मेरे सास ससुर मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। वह इन्हीं बातों में खोई हुई थी कि तभी उसे हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। उसके ससुर बगल वाली औरत से कह रहे थे, बहन जी, आप जरा मेरी बहू को उठने में मदद कीजिए ताकि वह चाय पी सके। सीमा का ध्यान टूटा जब उस औरत ने उसे हाथ लगाकर उठाया और बैठाया। सीमा के ससुर ने उस औरत को चाय देते हुए कहा, आप मेरी बहू को चाय पिला दीजिए। सीमा बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी अपने किए हुए पर। वह चाय पी ही रही थी कि कुछ ही देर में उसकी सास भी आ गई। बहुत जल्दी अंदर आई और बोली, बहू, मैं जल्दी जल्दी में जो मुझसे बना वो लेके आई हूँ। लो, मैं हल्की और पतली सी खिचड़ी बनाकर लाई हूँ। उन्होंने सीमा को बैठाया और खुद अपने हाथों से खिचड़ी खिलाने लगी। साथ ही पूछने लगी, अब तुम्हें कोई दर्द तो नहीं है? कोई तकलीफ हो तो बताना, मैं नर्स को बुला लाऊंगी। सीमा चुपचाप अपनी सासू माँ को देख रही थी। अब तक सीमा के माता पिता नहीं आए थे। सीमा सोच रही थी कि आखिर मम्मी पापा को खबर तो गई थी, लेकिन वे लोग आए क्यों नहीं। सीमा इतना सोच ही रही थी कि तभी उसकी माँ अंदर आई। साथ में उसके पिताजी भी थे। सीमा ने माँ की तरफ देखा तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। वह टेंशन में लग रही थी। पिताजी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। सीमा की सास ने देखा कि सीमा के माता पिता आए हुए हैं। उन्होंने कहा, आइए आइए। फिर सावित्री जी बोली, मैं थोड़ा बाहर का कुछ काम करके आती हूँ, आप लोग सीमा के पास बैठिए। सीमा की माँ पास आई और बोली, क्या बताऊं बेटी, नहीं आ पाए। तेरी भाभी ने बहुत परेशान करके रखा है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती है, हम लोगों को धमकी देती है कि कहीं और शिफ्ट हो जाओ, घर छोड़ दो, नहीं तो हम अलग हो जाएंगे। घर का कोई काम नहीं करती, बात बात पर पुलिस बुला लेती है। मायके चली गई है धमकी देकर कि अगर इसी तरह से कुछ किया तो सबको जेल भिजवा देगी। तेरा भाई भी बहुत दुखी रहता है। इतना सुनते ही सीमा सोच में डूब गई। जो उसने अपने सास ससुर के साथ किया था वही अब उसकी माँ के साथ हो रहा था। उस वक्त के पलटवार का एहसास हुआ। इतनी बातें चल ही रही थी कि थोड़ी देर बाद उसकी सासू माँ अंदर आती हुई नजर आई। सीमा की माँ चुप हो गई और दूसरी बातें करने लगी। सीमा की सास अंदर आई, कुछ पेपर सीमा के तकिए के नीचे रखे और बोली, सीमा, ये आज तक के सारे बिल हमने चुका दिए हैं, दवाएं भी लाकर रख दी है। चेतन आएगा तो तुम उसे सब कुछ बता देना। अब मैं चलती हूँ, तेरे माता पिता आ गए हैं, अपना ध्यान रखना। सावित्री जी सारी बातें समझाकर जाने लगी तो उन्हें लगा कि उनका आंचल कहीं फंस गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सीमा उनका आंचल थामे हुए थी। सीमा कहने लगी, माँ, आप अकेले ही घर जा रही हैं? अपनी इस पागल बेटी को माफ नहीं करेगी क्या? आपकी पोती अब किराए के मकान में नहीं जाएगी। सावित्री जी इतनी बातें सुनकर अपनी बहू का माथा चूमते हुए बोली, अरे, मैंने तुझे कभी बहू समझा ही नहीं, तू तो मेरी बेटी है, मैं तुझसे कभी नाराज थी ही नहीं। इतना कहते हुए वे वहीं बैठ गई। सीमा भी रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। सावित्री जी बोली, नहीं नहीं, तू रोना मत, पेट पर ज्यादा जोर मत देना, टांके लगे हुए हैं। इतना कहकर उन्होंने अपनी बहू को शांत करवाया और वहीं बैठ गई। कुछ ही समय बाद चेतन भी आ गया। उसने देखा कि माँ सीमा के पास बैठी हुई है और दोनों बहुत खुश लग रहे थे। यह देखकर चेतन की भी हिम्मत बढ़ी और वह जाकर माँ के पास बैठ गया, पैरों को छुआ। माँ ने चेतन को उठाकर अपने गले से लगा लिया और माँ भी खुश नजर आ रही थी। चेतन यह सब देखकर बहुत खुश लग रहा था। उसे लग रहा था कि मेरी माँ और मेरी पत्नी के बीच में शायद सब कुछ ठीक हो गया है। वह सिस्टर से मिला। सिस्टर ने बताया कि आप शाम तक अपनी पत्नी को ले जा सकते हैं, वह बिल्कुल ठीक है। इस तरह से अस्पताल से छुट्टी हुई और सावित्री जी अपनी बहू को लेकर घर गई। उन्होंने अपनी बहू को घर में ले जाकर आराम करने को कहा और उसे काम करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम लेटी रहना, मैं कुछ सामान लेने बाहर जा रही हूँ। इस तरह से वह बाहर जाने का बहाना बनाकर घर से निकली। उन्होंने बहू के कमरे को बाहर से बंद कर दिया और आंगन में रंगोली बनाने लगी। कुछ समय बाद घर की जलती हुई लाइट देखकर आराम से सीमा उठी। उसने देखा कि बाहर सासू माँ रंगोली बना रही है। तब सीमा ने पूछा, माँ जी,
आप बाहर जाने वाली थी, लेकिन रंगोली बना रही हैं। दिवाली तो 15 दिन पहले ही बीत गई। सावित्री जी ने कहा, नहीं, आज दिवाली है, क्योंकि मेरी बहू 15 दिन पहले घर छोड़कर गई थी और 15 दिन बाद मेरी लक्ष्मी वापस आई है, इसलिए मेरे लिए आज ही दिवाली है। इस तरह से सबने मिलकर दिए जलाए। सावित्री जी अपने घर के इस माहौल को देखकर बहुत खुश हो रही थी। उनके घर के जलते हुए दिए उनके दिल को बहुत खुशी दे रहे थे। उनका परिवार आज पूरा हो गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।